कहानी की शुरुआत में इस कहानी का वो हर्टफुल सीन हम लोग देखते हैं जिसमें कि नुआन इस कहानी के हीरोइन अपने ही अंकल आंटी अपनी कजन सिस्टर जीजी के हाथों मारी जाती है। नुआन तभी होश में आती है मरने के बाद रिबॉर्न होकर के, जहाँ पर कि वो अपनी कहानी बताती है। माँ बाप मेरे बचपन में ही गुजर गए। मेरे अंकल आंटी ने मुझे अडॉप्ट किया। मुझे लगा कि शायद वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन बचपन में मुझे इन बातों का अंदाज़ा नहीं था। वो लोग पैसे के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। मेरी बदमाश सिस्टर जीजी इस बात का इस्तेमाल करती थी। वो बहुत ही मुझसे जेलस होती थी। दैट्स वाई वो अपने पेरेंट के साथ मिल करके और अपने भाई हो के साथ मिल करके मुझे जान से मारने का प्लान कर रही थी। वैसे तो जीजी नुआन के पेरेंट की तरफ से अडॉप्ट की गई थी, लेकिन कभी भी उसने ये बात पसंद ही नहीं की कि नुआन को हर चीज़ शुरुआत से ही मिला है। मतलब आज के ज़माने में आप किसी के साथ अच्छा भी करना चाहो तो आपके साथ बुरा ही होगा। यही ये कहानियाँ आजकल हमें दिखा रही हैं। तो यहाँ पर किसी ढोंगी बाबा ने उसकी फैमिली को बता दिया था कि नुआन उनके लिए मनहूस है, और अगर इतने साल के होने से पहले उन लोगों ने नुआन को नहीं मारा तो नुआन उनसे अपनी ही प्रॉपर्टी छीन लेगी। अब इसी वजह से वो लोग सब मिल करके नुआन को यहाँ पर मार रहे होते हैं। नुआन बहुत ही इंजर्ड थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो एक बार मरने के बाद वापस से रीबर्थ लेकर के आई हुई है। और जब हमें ज़िंदगी में दोबारा मौका मिलता है उन्हीं काम को सुधारने का, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम सेम गलतियाँ कभी नहीं दोहराते। तो आज जब उसका भाई यानी कज़न ब्रदर हो उसे परेशान करने जा रहा था, या फिर यह कहो उसे मारने जा रहा था, तभी नुआन उठ के उन्हें और अपनी फैमिली की ही पिटाई लगा देती है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं यहाँ हो क्या रहा है। तभी इस कहानी का हीरो सेंजो वहाँ पर एंट्री लेता है। सेंजो बहुत ही रूथलेस माफिया था। नुआन को याद आता है वो उसका दुश्मन हुआ करता था, लेकिन पिछली बार भी वो उसे इसी तरीके से बचाने के लिए आया था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि सेंजो उससे बहुत ही प्यार करता है, और सेंजो भी नुआन के जैसा दोबारा रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। इस बार थैंकफुली नुआन जिंदा थी और वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो जाते ही नुआन को गले से लगा लेता है। नुआन समझ नहीं पाती है यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वो इतना जानती थी सेंजो भले ही उसका दुश्मन है, लेकिन वो जब खुद ही यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आया हुआ है, वो बहुत ही पावरफुल है, तो वो उसका इस्तेमाल क्यों ना करे। ऐसा करके वो सेंजो को भी गले लगा लेती है और बोलती है कि देखो ना ये लोग मुझे किस तरीके से जान से मारने का कोशिश कर रहे हैं। इसकी फैमिली का कहना था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस उसने कुछ गलती की थी उसकी उसे सज़ा दे रहे थे। जीजी यहाँ पर सेंजो के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन उल्टे सेंजो यहाँ पर जीजी को अच्छा खासा डांट लगा देता है। सेंजो अपने बंदे लोगों को ऑर्डर देता है हुओ और उसकी फैमिली को सबक सिखाने का। जब उसका ये काम हो जाता है तो नुआन ऑकवर्ड होते हुए सेंजो से दूर होती है। उसका हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है और जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। सेंजो देखते रह जाता है। उसका सेक्रेटरी कहता है बॉस वो जा चुकी है। सेंजो कहता है तुमने देखा ना उसने सच में मुझे प्यार जताया ना। होना कुछ यूँ था कि अगर नुआन को असल में सेंजो से प्यार नहीं होता है तो वो मारे जाएगा इस कहानी में, क्योंकि वो नुआन के लिए ही रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। अभी यहाँ पे ये बात नुआन को तो पता नहीं है, और सेंजो वैसे भी नुआन से प्यार करता था और खुद को सरवाइव कराने के लिए तो वो कुछ भी नुआन के लिए करने के लिए तैयार था। वो भी वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को होश आता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि अभी क्या हुआ यहाँ पर, नुआन के ऐसे बिहेवियर क्यों था और सेंजो उसका हेल्प क्यों कर रहा था। वो लोग आपस में दिमाग लगाते हैं कि कोइंसिडेंटली सेंजो वहाँ से गुजर रहा होगा। सेंजो कैसे ही नुआन को जान सकता है और वो उसका हेल्प कर सकता है। ज़रूर ही कोई प्रॉब्लम है और वो इस प्रॉब्लम को ढूंढ करके ही रहेगी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द नुआन को अपने रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अगर वो रास्ते से नहीं हटी तो फिर हमें कैसे ही यहाँ पर मिलेगा ऑफर उनके साथ और ज़्यादा अमीर होने का।
अगली सुबह नुआन अपने अपार्टमेंट में जगती है। उसने कॉलेज टाइम में अपने लिए ये अपार्टमेंट बाय किया था और वो सोचती है अब एक-एक करके वो उन सब से बदला लेगी। जिन्हें वो सच में अपना समझती थी वो ही सबसे बड़े धोखेबाज निकले। इधर दूसरी तरफ नुआन अपने सीक्रेट कमरे में जाती है। उसने एक लॉकर रखा हुआ था। उस लॉकर में उसने यहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, जो कि उसके मॉम डैड ने एक्चुअल में उसके लिए छोड़ा था। लेकिन इस बारे में उसकी फैमिली को यानी उसके अंकल की फैमिली को नहीं पता था। वो सोचती है अगर वो पूरी ज़िंदगी कुछ काम नहीं भी करे, तो भी यहाँ पर वो इतनी अमीर है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तभी उसे जीजी का कॉल आता है। नुहान यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है। वो मेंटल इलनेस से गुजर रही है। यहाँ पर डॉक्टर ने उसे कहा है कि एक्चुअल में कल क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब उसकी फैमिली के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई, क्योंकि उन्हें साफ पता चल रहा था कि जब कुछ भी नुआन को याद नहीं है तो वो वापस से बेवकूफ़ बन सकती है उनसे। इसी वजह से वो जो जीजी थी वो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो अपने वही पुराने फ्लैट पर होगी ना, हम आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, हमें तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है ना। वो लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएँगे और नुहान को सबक सिखाएँगे, और अगर ये कल वाला बात भूल गई है, तब तो ये हमारे लिए और भी अच्छा है, वरना वो हम पे भरोसा नहीं करती। सेंजू के बारे में भी लोग पूछा था, तो नुहान कहती थी नहीं, नहीं मैं नहीं जानती उसे। वो लोग तो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि सेंजू से उनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ। जीजी यहाँ पर इनोसेंट बन करके रहने की एक्टिंग करती है, लेकिन वो नुआन को जान से मारना चाहती थी। बस अपने फैमिली को इस भरोसे में लेकर के रखा था उसने कि एक्चुअल में वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। जीजी और उसके फादर दोनों ही निकलते हैं यहाँ पर नुआन से मिलने के लिए। इधर नुआन को भूख लगा था, फ्रिज खोलती है, फ्रिज में कुछ भी नहीं था। तभी उसके घर के बाहर कोई आ जाता है। देखती है जाने के लिए, सेंजू सब्जी का थैले लेकर के यहाँ पर खड़ा था। वो कहता है कि कल तुमने मुझे गले से लगाया और आज मुझे अनजान बता रही हो। मैं आया हुआ हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए। अब नुआन बहुत ही ऑकवर्ड थी, क्योंकि यहाँ पर वो कैसे ही इस तरीके से इतने सारे अमीर लड़के से वो खाना बना सकती है। सेंजो चुपचाप वहाँ पर जाता है, नुआन के घर का रखा हुआ एप्रन पहनता है और खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके खुद नुआन भी शॉक हो जाती है। वैसे भी सोचती है वैसे बंदा तो काफ़ी हैंडसम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेंजू जब नुआन खा रही थी तो फिर उसे कहता है तो तुम मुझे कभी प्रॉपर टाइटल देने वाली हो, मैं बहुत ही पुराने ख्यालात का हूँ। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरी बॉडी को टच किया है, तुमने मुझे गले से लगाया, तुम्हें मुझे प्रॉपर टाइटल देना ही पड़ेगा। नुआन सोचती है इसके बारे में तो इतनी सारी बातें होती थी कि इसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, ये क्या ड्रामा कर रहा है। उसे सेंजू की बातों पर भरोसा नहीं होता है। तभी उसके घर के बाहर जीजी उसके फादर के साथ यहाँ पर आ जाती है। सेंजू जल्दी जल्दी नुआन जल्दी जल्दी सेंजू को छुपने के लिए कहती है। उसके छुपने के बाद जीजी उसके फादर के साथ यहाँ घर पर आती है और कहने लगती है अरे बहन, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी ना, इसी वजह से हम यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आए कि कहीं तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा। वो लोग देखते हैं कि यहाँ 2 प्लेटें सजा हुआ है तो समझ जाते हैं कि किसी न किसी लड़के के साथ तो वो है। उसका अंकल सोचता है कि बस सेंजू ना हो, उसके बाद कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन तभी कमरे के अंदर से सेंजू आता है। अब वो अपना शर्ट खोल करके केवल एप्रन पहन करके आया हुआ था, ये दिखाने के लिए कि वो नुआन के कितने क्लोज हैं। जिसे देख करके जीजी को लगने लगता है कि नुआन ने झूठ बोला था क्या, सेंजू ऐसे नंगू पुंगू होकर के उसके घर में खाना बना रहा है। उसके फादर डर के मारे चुप हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सेंजू और निहान ऐसे रिलेशनशिप में है। तो नुआन भी यहाँ पर सेंजू को आ जाते हुए कहती है उन्हें वहाँ से भेजने के लिए। उनके सर में दर्द हो रहा है और ये लोग हल्ला कर रहे हैं। सेंजू के बिना बोले ही वो दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। उनके जाने के बाद नुआन को मैसेज आता है उनके मॉम डैड का डेथ एनिवर्सरी है उसमें आने के लिए। बाहर जा करके जीजी के डैड उसे कहते हैं कि तुम क्या पंगा कर रही थी, तुमने देखा नहीं सेंजू नुआन के साथ था, हमारी कंपनी को बैंक करप्ट कराओगी क्या। जीजी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा है भी तो हमें नुआन को मारना ही है ना। मेरे पास एक आइडिया है, कल अंकल आंटी के डेथ एनिवर्सरी पे नुआन ज़रूर ही आएगी, उस समय ज़रूर ही सेंजू उसके साथ नहीं होगा।
तो हम उसे उस समय रास्ते से हटा सकते हैं। कुछ इधर-उधर की बातें करने के बाद जीजी अपने फादर को प्लान बताती है कि कैसे ही नुआन को रास्ते से हटाना है। उसके फादर उसका प्लान सुन कर के फुल ऑन इम्प्रेस हो जाते हैं और जीजी की बात से एग्री कर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ ये सब कुछ होने के बाद सेंजो अब नुआन को उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा था, तो वो उसे कुछ सोचने का वक़्त माँगती है, ये कहते हुए कि हाँ, उसे कुछ टाइम चाहिए सेंजो को अपना बॉयफ्रेंड बनाना है नहीं ये सोचने के लिए। सेंजो उसकी बात मान जाता है। फिलहाल वो वहाँ से चले जाता है। वो उसे कहता है कि कल अंकल आंटी के डेथ एनिवर्सरी है, वो उसे रिसीव करने के लिए ज़रूर आएगा। लेकिन नुआन कहाँ ही सेंजो का वेट करने वाली थी। अगले दिन नुआन वहाँ पहुँचती है तो जीजी उससे मिलने के लिए आई हुई थी। वो उसे कहती है कि होटल के इस कमरे में डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नुआन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस होटल के कमरे में जीजी ने क्या प्लान किया हुआ है। दैट्स वाई वो होटल के रूम के कीज़ लेकर के वहाँ चली जाती है। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचती है वहां पे लव पोशन का पहले से ही धुआं जल रहा था, जिसे देख करके नुआन वो स्मेल कर लेती है और उस पर वो असर करने लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि जीजी ने यहाँ पर 3-4 गुंडों को पहले से ही यहाँ पर लगा करके रखा हुआ था, जो कि नुआन के साथ यहाँ पर गलत करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ सेंजो नुआन को ढूंढते हुए यहाँ पर आता है। जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में नुआन यहाँ पर उससे बिना मिले ही वहाँ जा चुकी है। अब उसे डर था कि कहीं कोई उसे यहाँ पर परेशान ना करे। जब वो यहाँ पर आता है तो वो इस तरीके से जीजी को देखता है, फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जीजी अपने फैमिली वालों को बता रही थी उनका काम हो गया है। सेंजो को ये बात पता चलता है तो वो उसे परेशान करते हुए पूछता है नुआन किधर है। डर के मारे जीजी को बताना पड़ता है। हार्ट बीट रुक रही थी सेंजो की। वो जल्दी जल्दी उस कमरे में पहुंचता है। डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन नज़ारा बिल्कुल अलग था। उसे लगा था कि कहीं गुंडे नुआन के साथ कुछ गलत ना करे, लेकिन वहाँ पर पहले ही नुआन ने उन गुंडों की इतनी अच्छी क्लास लगा दी थी कि उन्हें कुछ भी बोलने के लिए था ही नहीं। वो नुआन को गले से लगा लेता है। नुआन भी वीक होने की एक्टिंग करने लगती है। गुंडे सोच रहे थे अब तक ये मेरी बैंड बजा चुकी है और ये सेंजू के सामने ऐसे वीक होने की एक्टिंग कर रही है, देखो तो इस लड़की को। तब तक नुआन पर वो दवा भी असर कर रहा था। सेंजू नुआन को जल्दी-जल्दी वहाँ से लेकर के जाता है। होटल के कमरे में वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहा था, लेकिन नुआन उसे कहती है कि नहीं, उसे डॉक्टर की नहीं, उसे सेंजू की ज़रूरत है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। सेंजू यहाँ पर नुआन को नहीं रोकता है और फाइनली दोनों एक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीजी देखती है कि वापस से सेंजू ने आकर के नुआन की जान बचा ली। उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है कि हर बार उसका प्लान खराब करने के लिए यहाँ पर सेंजू क्यों ही आ जाता है। उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहती थी। अगली सुबह जब नुआन जगती है तो उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी सेंजू के साथ इंटीमेट हो चुकी है और यहाँ पर उसे इस बात का अफ़सोस नहीं था। वो सोचती है वैसे भी इस बात का कोई लॉस नहीं है, वह इतना हैंडसम है। अगर उसे पहले ही पता होता तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेन जो जगता है तो उसे छेड़ने लगता है। कल उसने उसका फ़ायदा उठाया है और अब नुआन को तो उसकी गर्लफ्रेंड बनना ही पड़ेगा। वो उसे अपने पास से जाने नहीं देगा। इस बात पर वो भी उसे हाँ कह देती है। शुरुआत में तो सेंजू को भरोसा ही नहीं होता कि वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई है इतनी जल्दी और इतनी आसानी से। उनका सेक्रेटरी यहाँ पर आया हुआ था और वो उन्हें नीचे बुलाता है। जब वो लोग नीचे देखने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये गुंडे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उन्हें बताता है कि इन गुंडों को जीजी ने भेजा है। अब वो तो उन्हें वहीं ख़त्म कर देना चाहता था, साथ ही में जीजी को भी। लेकिन नुआन उसे रोकते हुए कहती है डोंट वरी, इसने मुझे परेशान किया है ना, मैं इसे इसकी गलती की सज़ा ज़रूर ही दिला करके रहूँगी। तुम बस जो मैं कह रही हूँ वो करते जाओ। तो सेंजू नुआन का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ऊपर वो चेंज करने के लिए जाता है।
उसकी सेक्रेटरी से पूछ रही थी, "अच्छा सच बताओ, ये तुम्हारे बॉस की कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है आज तक?" वो कहता है, "क्या बात कर रही हैं मैडम, हमारा बॉस तो बिल्कुल दूध से नहाया हुआ इंसान है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं रही है।" नुआन कहती है, "अच्छा, और मैंने सुना था कि उसके नाम इतनी लड़कियों से जोड़े जाते हैं।" तो वो बोलता है कि ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा बात नहीं है, वो सब कुछ फेक था। तब जाकर के नुआन सोचती है कि उसे ऐसे सेंजू को जज नहीं करना चाहिए था। वो लोग नुआन के घर पहुंचते ही उसकी बहन बहुत डरी हुई थी। सेंजू अपने साथ उस गुंडे को लेकर के आया हुआ था। वो गुंडा एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा जीजी ने उन्हें करने के लिए बोला था। अब सेंजू जीजी को जेल जाने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन जीजी को जेल नहीं जाना था। उसका भाई हो बीच में आता है और कहता है कि ये सब कुछ जीजी ने नहीं किया है, मैंने किया है, तुम्हें जो भी पनिशमेंट देना है मुझे दो। नूहन को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दैट्स वाई वो सेंजू को कहती है, ठीक है, जब हुए ने ये सब कुछ किया है तो हुओ को ही पनिशमेंट देते हैं। वो लोग हुओ को वहां से पकड़ के लेकर के जाते हैं। उसके मॉम डैड सोचते हैं कि हुओ हमारे घर का एक लौता लड़का था, हम उसे ऐसे नहीं खो सकते हैं। नुआन कहती है, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन उनके जाने के बाद भी जीजी हार नहीं मानती है। वो अपने मॉम डैड को और भी कुछ आइडियाज़ देती है, जिसकी वजह से कि वो लोग अपने भाई को भी बचा लेंगे और नुआन भी रास्ते से हट जाएगी। इस बार उनका टारगेट सेंजो था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि नुआन सेंजू के घर पे मज़े से रह रही थी। जब वो अगली सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी, सेंजू उसे प्यार से देखते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसे कहा था कि शाम में इंतज़ार करना, वो जल्दी आएगा। लेकिन तभी नुआन को एक कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। सेंजू को ये बात पता नहीं था। जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसे मैसेज आता है, नुआन मेरे पास है, अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो अकेले यहाँ पर आ जाओ, पुलिस या गार्ड को लेकर के आने की गलती मत करना। नुआन के बारे में ये मैसेज देख करके सेंजू बहुत ही घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए तुरंत ही निकलता है। वहीं दूसरी तरफ नुआन घर आती है, उसका सेक्रेटरी बताता है, आप यहाँ हैं, सेंजू तो आपको ढूंढने के लिए गया था। नुआन समझ जाती है कि क्या होने वाला है। वो जल्दी जल्दी सेंजू को ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर सेंजू उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचता है। जीजू को पता था सेंजू अपने वसूलों का बहुत पक्का है और अगर कोई और लड़की उसके साथ इंटीमेट होती है तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा उसके मर्जी के खिलाफ। इसी वजह से उसने सेंजू को बेहोशी का दवा दे करके 3 लड़कियों को उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए भेजा था। सेंजू वहाँ पर जाता है, वो लोग उसे पकड़ लेती हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये सेंजू है। वो लोग सेंजू का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रही थी। इधर नुआन भी उस प्लेस के बारे में पता करते हुए वहाँ पहुँचती है। अंदर जाती है। उसे डर था कि कहीं लड़कियों ने सेंजू को कुछ भी किया तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा, लेकिन सेंजू ने खुद को बचा लिया था। उसने इन तीनों लड़कियों को बांध दिया था। नुआन को तो लगता है कि इन लोगों ने उसके साथ वो सब कुछ कर लिया है जिसकी वजह से सेंजू को यहाँ बुलाया गया था। इसी वजह से वो उन लड़कियों को अब जान से मारने का कोशिश करती है। सेंजू नहीं चाहता था नुआन कोई क्राइम करे, इसी वजह से उसे रोकते हुए समझाता है कि सब कुछ ठीक है। भले ही उसे इन लोगों ने डब पोषण दिया है, लेकिन ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सेंजू बहुत ही स्ट्रांग है। जब नुआन को भरोसा होता है कि सेंजू के साथ ये लोग कुछ भी बुरा नहीं कर पाई, तब जा कर के वो काम डाउन होती है और सेंजू को गले से लगा लेती है। कहती है, तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया। एक पल को सेंजू को लगता है कि क्या सच में नुआन उससे प्यार करने लगी है। अब वो लोगों से पूछा जाता है तो वो लोग कहती हैं जीजी ने उन्हें भेजा है। अब नुआन एक दिमाग लगाती है, सेंजू को कहती है कि क्या वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। सेंजू कहता हाँ, क्यों नहीं। नुआन कहती है, ठीक है, अपने सेक्रेटरी को बोलो कि ये बात फैला दे कि तुमने खुद को ख़त्म कर लिया है और लड़कियों ने वो काम कर दिया है जो काम करने के लिए जीजी ने बोला था। सेंजू अपने सेक्रेटरी को यही करने के लिए बोलता है। इन लड़कियों को तब तक अंडरग्राउंड रखा जाना था जब तक कि नुआन का काम ना हो जाए। हालांकि सेंजू नहीं समझ पाता है कि वो करना क्या चाह रही है।
इधर जब ये बात जीजी तक पहुँचती है कि सेंजू नहीं रहा, न्यूज़ में भी ये बातें आ जाती है, तो जीजी और उसकी फैमिली बहुत ही खुश होने लगती है। यह सोचते हुए कि चलो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा काँटा सेंजू अब इस दुनिया में नहीं है, तो नुआन का कौन ही बैकर होगा। वहीं दूसरी तरफ नुआन सेंजू के साथ घर पर थी। वो उसे मैसेज करने के लिए बोलती है जीजी को, सेंजू बन के नहीं बल्कि कोई और बन करके, तो वो वही करता है। यहाँ पर सेंजू नुआन को बताना चाहता था कि वो भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है, लेकिन वो उससे ये बात बता नहीं पाता है। नींद में नुआन बोल रही थी खुद में कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। सेंजू जब उनकी बातों को सुनता है तो उसे वापस से रोज के पेटल वाले खून लगे हुए वोमिटिंग होते हैं, और सेंजू ये सोचता है कि नुआन उसे छोड़ करके चली जाएगी तो उसका मरना तो फिक्स ही है। यहाँ पे वो चाह करके भी नुआन को खुद से प्यार नहीं करा पा रहा था, लेकिन जब उसे लगता है कि नुआन उसका इस्तेमाल ही सही तो वही करे, कम से कम उसके साथ रहे। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं जीजी को वो मैसेज मिलता है। एक बंदा जो कि सेंजू का अब पूरी प्रॉपर्टी संभाल रहा था, वो उसे मैसेज करता है। जीजी तो खुश हो जाती है, ज़रूर ही वो बंदा उसमें इंटरेस्ट ले रहा होगा, उससे शादी करना चाह रहा होगा। एक बार वो उसकी वाइफ बन गई तो उसके तो बल्ले बल्ले ही हो जाएंगे, वो कितनी अमीर हो जाएगी। इसी सारी बातों को सोचते हुए वो खुश होकर के उनके घर पहुंचती है। सेंजू और नुआन दोनों पर्दे के अंदर से उससे बात कर रहे थे। वो उसे कहते हैं कि देखो, तुम अगर मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करने पड़ेंगे। प्रूफ के तौर पर 1 बिलियन वो लोग यहाँ पर जीजी को देते हैं। कहते हैं तुमने अपने भाई के बारे में तो सुना ही होगा, जब तक वो रहेगा तुम्हें घर की प्रॉपर्टी मिलने नहीं वाली है। तो सबसे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा कि तुम्हें हुओ को रास्ते से हटाना होगा। वो मान जाती है। ये सारी बातें हुआ सुन रहा था कि उसने अपनी बहन के लिए सैक्रिफाइस किया और उसकी बहन अपनी अय्यासी के लिए उसे बारे में एक भी बार नहीं सोची। चीज़ी सोचती है कि वैसे भी तो सेंजू ने उसे अब तक मार ही दिया होगा अपने माँ बाप को। वो यही बता देगी कि सेंजू ने उसके भाई हुआ को मार डाला। वो कहते ठीक है, पहले तुम ये बात अपने पेरेंट तक पहुँचाओ, दूसरा काम है तुम्हें अपने मॉम डैड का डाइवोर्स कराना, इसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। जीजी खुश होकर के वहाँ से चली जाती है। सेंजू आगे बढ़ के नुआन को किस कर रहा था, लेकिन वो वहीं पर बैठा हुआ था। सेंजू शर्माने लगता है, नुआन आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है और कहती है अपने गार्ड को वहां से हुओ को लेके जाने के लिए। इधर जीजी जानबूझ करके अपनी मॉम की एआई से फोटोशॉप की गई फोटो दूसरे लड़कों के साथ सामने न्यूज़पेपर पे रख देती है। अपने पेरेंट को बताती है उनका भाई हो अब इस दुनिया में नहीं है। वो लोग रोने लगते हैं, तभी उसके डैड के हाथ उसके वाइफ के फ़ोटोज़ भी लग जाते हैं। वो कहने लगती है कि एक तरफ मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है, ये कितना गलत बात है। उसकी माँ ये कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है। जीजी कहती है प्लीज़ अब आप लोग डाइवोर्स मत ले लेना, अभी अभी मैंने अपने भाई को खोया है, मैं अपने माँ बाप को अलग होते हुए नहीं देख सकती। उसके फादर को याद आता है, अरे हाँ डाइवोर्स तो ले ही सकते हैं। अपनी वाइफ को घर से निकाल देता है ये कहते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। जीजी ने अपना ये दूसरा काम भी कर दिया था और वो बहुत ही खुश हो रही थी और उसे बताती है कि मैंने ये दूसरा काम भी कर दिया है। वो बंदा उसे कहता है ठीक है, तीसरे काम के लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इसके बाद मैं तुमसे एंगेज होने के लिए तैयार हूँ। जीजी का सेंजू को मैसेज आता है। नुआन जानती थी अब वो अपने प्लान खत्म करने के एंडिंग पर है। क्या उसे सेंजू को छोड़ करके जाना पड़ेगा? इधर जीजी बहुत खुश थी। खुश होकर के अब जो उसे नेक्स्ट प्लान दिया जाता है कि सारी जो कंपनी है अब वो अपने नाम करा ले। वो अपने डैड को धोखा देके करा भी लेती है। उस रात नुआन खुश होकर के बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। सेंजो यहाँ पर उसे संभालते हुए कमरे में लेके जाता है। नशे में वो उसे बताती है कि वो भी रीबॉर्न होकर के आई हुई है। सेंजो ये बात सुन कर के रोने लगता है। वो सोचता है कि अब तक उसे ऐसा लगता था कि नुआन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसे ये बात तो पता ही नहीं था कि असल में वो शुरुआत से ही सब कुछ जानती थी। वो नुआन को कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ कमरे में लेके जाता है। अगली सुबह जब वो देखती है तो देखती है कि सेंजो उसका ख्याल कर रहा है।
नुआन उससे पूछती है, कल नशे में उसने कुछ ऐसा तो नहीं बोला ना जो उसे समझ में नहीं आया हो? सेंजू कहता है, हाँ बोला ना, तुमने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नुआन कहती है, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा नहीं बोला होगा। इस बात पर सेंजू उससे पूछता है, क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो इससे पहले कि कुछ बोल पाती, यहाँ पर उसे जीजी का मैसेज आता है। अब वो लोग अपने अगले प्लान के लिए रेडी थे। जीजी ने अपनी इस डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। नुआन उसे कहती है, बस एक लास्ट काम मेरे लिए करोगे? वो पूछता, हाँ बोलो। वैसे कहता है, तुम्हें अनाउंस करो कि तुम जीजी के साथ इंगेज हो रहे हो। यानी कि वो फेक गाय बन करके जीजी को मैसेज कर रहा है वो। हालांकि सेंजो ये करना नहीं चाहता था, बट वो उसे कहती है, ट्रस्ट मी, बस ये लास्ट काम, फिर मैं तुमसे कुछ करने के लिए नहीं बोलूँगी। सेंजो उसकी बातों में आ जाता है और वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो नीचे जाती है जहाँ पर कि अंडरग्राउंड में उसने हो और अपने अंकल आंटी को बांध करके रखा हुआ था। वो लोग जो कुछ भी हुआ अब भी नुआन की ही गलती मान रहे थे। नुआन यहाँ पर अपने अंकल को दिखाती है कि देखिए, आपकी सो कॉल्ड डॉटर ने आपको उल्लू बना करके आपकी सारी कंपनी के शेयर्स अपने नाम कर लिए और अब भी आप जो हो जीजी के ही गुणगान गा रहे हो। वो लोगों को तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होता है। नुआन भी उन्हें छोड़ देती है कि छोड़ो यार, इन गधों को अकल देने से क्या ही फायदा होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर कि सेंजू नुआन को उसके कमरे में लेकर के जाता है। उसकी आँख खुलती है तो सामने सेंजू था, वो उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन सेंजू ने पार्टी रखी हुई थी, जहाँ पर कि और भी अमीर घर की लड़कियां आई हुई थी। जीजी वहाँ पर आती है, सब उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जीजी सबको शो ऑफ कर रही थी कि वो उस लड़के की होने वाली फियांसे है। सब उस पर हंसने लगते हैं तो जीजी उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगती है। सेंजू और नुआन वहाँ पर आते हैं, अब भी वो दोनों पर्दे के पीछे थे। उनके आते ही जीजी सेंजू से कंप्लेन करने लगती है कि आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे शादी करोगे। देखो ना, ये लोग मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे हैं। सेंजू कहता है कि हाँ, मैंने बोला था कि मैं इससे एंगेज होने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जीजी ने मेरे लिए क्या क्या किया है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब सुने। इसने मेरे कहने पर ये सब कुछ किया है। जीजी को तो बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही थी। वो सबको बताने लगती है कैसे उसी ने अपने भाई को मरवा दिया, कैसे उसने उसके मॉम डैड का डाइवोर्स प्लान किया उन फेक फोटोज़ के थ्रू, और कैसे यहाँ पर उसने अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी छीन ली। ये सारी बातें वो अपने मुंह से सबके सामने बकी जा रही थी। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो बंदा तो जीजी से शादी ही कर लेगा, लेकिन उसकी पूरी फैमिली जीजी की सारी बातों को सुन लेती है। यहाँ आते ही उनके साथ जो कुछ हुआ इन सब का जिम्मेदार उसे ठहराने लगती है। जीजी कहती है, तुम बेवकूफ़ हो तो इसमें मैं क्या करूँ, मुझे अपनी बेटी तुमने माना था। उसे तो लगा था कि अब भी वो इंसान उसे ही सपोर्ट करेगा। तभी सेंजो और नुआन दोनों उस पर्दे के पीछे से आते हैं। ये देख करके जीजी बहुत ही शौक में आ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो अब तक यही लग रहा था कि नुआन और सेंजू अब इस दुनिया में ही नहीं है। जीजी का पोल तो वैसे भी सबके सामने खुल चुका था। अब वो ना तो इधर की थी ना ही उधर की। ऊपर से यहाँ पर नुआन की असली आइडेंटिटी रिवील होती है कि एक्चुअल में उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो करोड़पति है, जो कि उसके मॉम डैड उसके लिए छोड़ के गए थे। उसकी फैमिली नुआन से माफ़ी मांगते हुए उन्हें उनके साथ चलने के लिए, साथ रहने के लिए कहती है। नुआन हंसने लगती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सेंजू ने सबको जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया था। गार्ड्स उन्हें पकड़ के लेकर के जा रहे थे। जीजी यहाँ पर गुस्से में आकर के नाइफ से नुआन पर अटैक करने वाली थी, लेकिन सेंजू बीच में आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। उन्हें तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले सेंजू नुआन से कहता है वो भी उसी की तरह रीबर्थ लेकर के आया हुआ है और वो नुआन के लिए कई बार मरने के लिए तैयार है। नुआन सोचती है कि सेंजू सच में उसी की तरह रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। यहाँ पर वो जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाने के लिए उसके सेक्रेटरी को बोलती है, जहाँ पर कि डॉक्टर आकर के उसकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन सेंजू अब भी बेहोश था।
सेंजू का सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के नुआन को उसकी पर्सनल डायरी देता है, जिसे पढ़ कर के नुआन समझ जाती है कि वो नुआन को बहुत ही लंबे समय से पसंद करता है, उसे प्यार करता है। हालांकि उसने ये बात नुआन को कभी बताया नहीं। इसी वजह से शुरुआत से ही वो नुआन के इतने सपोर्ट में है। वो सेंजू के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि उसे कन्फेस कर सके कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। जब सेंजू को अगली सुबह होश आता है, वो नुआन को अपने सामने देखता है। हालांकि उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि नुआन एक्चुअल में उससे प्यार करने लगी है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नुआन को फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि जो उसका काम था नुआन का सपोर्ट करना, उसे प्रोटेक्ट करना उसके फैमिली से, वो तो हो चुका है। इस बात से अनजान नुआन सेंजू के लिए सूप वूप बनाती है और वो कहती है, तुम ना शाम तक सिर्फ इंतज़ार करो, कंपनी में कुछ काम है, मैं वापस आती हूँ। लेकिन सेंजू नुआन के लिए लेटर छोड़ करके, ये कंट्री छोड़ करके जाने लगता है। कुछ देर बाद जब नुआन आती है, सेंजू को कहीं नहीं पाती है। उसका ये लेटर पढ़ के वो बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए निकलती है। वहाँ पहुँचती है, वो सेंजू को हर जगह खोज रही थी। थैंकफुली उस समय सेंजू को वॉशरूम लगा था और वो वॉशरूम चला गया था, वरना वो और नुआन ना जाने कितने दिन, कितने महीनों के लिए अलग होने वाले थे। थैंकफुली सेंजू नुआन को मिल जाता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए सारी सेटिंग करने के लिए गई थी और तुम मुझे ही छोड़ करके जा रहे थे, ढक्कन इंसान। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, दोबारा मुझे कभी छोड़ करके मत जाना। दोनों अपने बीच सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और लास्ट में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड कर दी जाती है।